हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हिंदी के एक और क्वेश्चन पेपर का निपटारा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, एक न्यू पैटर्न पर आधारित हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में रहने वाला है। अगर हमने ठान लिया है कि आपको अब की बार 90 प्लस हम दिलवा के मानेंगे, तो भैया हम दिलवा के ही मानेंगे। अब आपको यह तय करना है, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको सच में क्या 90 प्लस चाहिए। अगर चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होगा, याद रखना। तो भैया आपको पहले अच्छे से वॉच कर लेना है, उसके बाद आपको भी कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हिंदी 100 नंबर का आता है, आपको भली भांत पता है। और भैया हमको 100 में से 90 प्लस तो हर हाल में ही करना होगा। और हिंदी को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान होगा। हिंदी में केवल यही मूल मंत्र है, इसमें फिजिक्स की तरह थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन थोड़ी ना है। जितना प्रैक्टिस उतना आपका काम आसान होगा। ठीक, चलिए बबुआ शुरू करते हैं। तो भैया आपका इस तरह से जो हम हर एक पेपर में बताते चले आए हैं कि आपका कुछ नया नहीं होगा। ठीक, अनुक्रमांक दिया रहेगा, आपको रोल नंबर फिल कर देना है। नाम इसमें जो भी है आप भर दीजिएगा, आपका जो भी नाम रहेगा। ये पृष्ठों की संख्या इस तरह से देगा और ये सेट नंबर रहेगा, जो आपको वहां पर जो कॉपी दी जाएगी उसमें फिल करना होता है। इसी के आधार पर तो आपकी कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो ये आपका दिया रहेगा एक। ठीक भैया, यहाँ पे दिया रहेगा पेपर नंबर वगैरह। ठीक, और उसके बाद यहां पर भी ये कुछ ना कुछ क्रमांक रहेगा और आपका सामान्य हिंदी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर यानी न्यू पैटर्न पर आधारित है और पूर्णांक रहने वाला है 100। और इसलिए हम बार बार ये चीज बताते हैं भैया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऐसे भी हैं जिनमें अब भी क्वेश्चन नंबर 10 पर वो गलती बार बार किया जा रहा है, जहां पर संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन, मतलब विभक्ति वचन आज भी 2025 के अकॉर्डिंग भी दे रहे हैं पेपर में। तो पता नहीं वो कौन सा नशा करके बैठे हैं कि उनको नहीं पता कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अगर आपको भी नहीं पता, इसीलिए बोलते हैं भैया वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि हो जाएगा धोखा आपके साथ भी। ठीक है, तो ये पूरा एकदम लेटेस्ट पैटर्न होगा भैया। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर। तो भैया यहां देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह, निर्देश में कुछ खास विशेष नहीं है। आपका समय तो 3 घंटे 15 मिनट दिया ही रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और आपका भैया जो पेपर होगा वो मतलब 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 भागों में डिवाइड रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हो जाएगी खंड का से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए भैया, अब जो खंड का के स्टार्टिंग के पहले और दूसरे क्वेश्चन होंगे ना, वो बड़े ही लाजवाब होंगे। पहले और दूसरे क्वेश्चन वो इसलिए भैया क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न वाले होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो इनमें से कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है। आपका विकल्प है भैया अंतराल, दूसरा है त्रिशंकु, या फिर तट की खोज, या फिर भैया वागधारा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जब कृतियां बताया था, याद होगा। तो भैया इनकी क्या कौन सी रचना है, वागधारा है। ठीक, इनकी रचना कौन सी है, वागधारा है। ठीक है ना। चलिए अगला है भैया कि संस्मरण विधा की रचना कौन सी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। संस्मरण विधा की रचना, संस्मरण ये जैसे होता है ना कि कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, तो इसी तरह से एक जैसे रेखा चित्र, इसी तरह से एक संस्मरण होता है। तो संस्मरण विधा की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, ये अपने से पूछ रहा है। विकल्प आपका है दीप जले शंख बजे, या फिर बाजे पयलिया के घुंघरू, या फिर अरे यायावर रहेगा याद, या फिर तब की बात और थी। तो भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा, दीप जले शंख बजे। ये क्या है, एक संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है भैया, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आसान होती हैं, और कोई मूल मंत्र नहीं है। ठीक, सिर्फ एक ही है कि जितना प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक, इतना याद रखना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि यहां पे बोल रहा है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है। कालिदास की लालित योजना ये जो भैया रचना है ये किसके द्वारा रचित है, अर्थात इसकी मतलब इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक, तो हरिशंकर परसाई ऑप्शन है आपका पहला है भैया। दूसरा हो गया मोहन राकेश, या फिर कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बबुआ क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कालिदास की लालित योजना। भैया जीवन परिचय साहित्यिक परिचय वाले में देख लेना, बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कह रहा वारिस कहानी संग्रह है, ये जो वारिस कहानी है किसके द्वारा रचित है, अर्थात ये कहानी का एक संग्रह है वारिस। ठीक, और ये वारिस जो कहानी का संग्रह है किसने लिखा था ये आपको बताना है। पहला है भैया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, यानी इनका संग्रह है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, या फिर मोहन राकेश जी का है, या फिर अज्ञेय जी का है। तो आपको बताना है सही विकल्प। तो भैया ये जो वारिस कहानी संग्रह है ये मोहन राकेश जी का एक प्रसिद्ध कहानी यानी कहानी का एक संग्रह है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बबुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। आपका विकल्प है कल्प वृक्ष, या फिर धरती के फूल, या फिर तब की बात और थी, या फिर मेरे विचार। अगर आपको याद हो भैया तो हम एक और पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं, वहां पे एक रचना दे दिया था, पूछ लिया था किसकी है, तो ये है तब की बात और थी। तो तब की बात और थी ये क्या है भैया, एक हास्य व्यंग है हरिशंकर परसाई जी का। ठीक, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब दूसरे पर आ जाते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहां से हो गए आपके किसके, काव्य मतलब गद्य साहित्य के। अब काव्य साहित्य के इतिहास से आ जाते हैं। तो भैया दूसरे का है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 12 सर्ग, 14 सर्ग, या फिर 15 सर्ग, या फिर 17। तो भैया कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। अब भाई कामायनी किसकी रचना है, तो यह किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखना। कितने सर्ग हैं इसमें, टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि खा जो है वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है भैया, याद रखना। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। विकल्प है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर कह रहा है महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो भैया ये वैदेही वनवास जो है हरिऔध जी की रचना है। किसकी रचना है, हरिऔध जी की, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बबुआ, देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। याद करो वो दिन, हम बार बार भैया ये सप्तक की बात कर ले तो न जाने कितनी बार बता चुके हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है ये आपसे पूछ लिया है। सन 1951 विकल्प है पहला, दूसरा है सन 1959 ईस्वी, या फिर कह रहा है कि सन 1978 ईस्वी, या फिर सन 1987 ईस्वी। तो भैया तीसरा जो सप्तक है सन 1959 ईस्वी, ये सही विकल्प। क्योंकि अगर हम इसमें तार सप्तक की बात करें तो भैया इसमें तार जो सप्तक हैं, ठीक, देखिए एक है भैया पहला, फिर से बता देते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है, ठीक, और उसके बाद दूसरा और तीसरा सब बता देते हैं। ठीक है भाई, जिनको याद है और अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता ही रहे हैं। तीसरा तो भैया सबके प्रकाशन वर्ष आपको हम अच्छे से समझाए थे। ठीक है, अगर याद हो, नहीं भी याद है डोंट वरी। ये 1900 है भैया 43 ईस्वी में है, ये 1900 है भैया 51 ईस्वी में है, और ये 1959 ईस्वी। किस भैया 1959
1959 ईस्वी में ये है। ठीक है, सप्तक, ये याद रखना सबके। ठीक, इनमें से कोई एक ना एक पूछ ही लेता है। बाकी इनका संपादन किसने किया, तो भैया संपादन किसके द्वारा हुआ है बच्चों, अज्ञेय जी के द्वारा। किसके, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इन तीनों का। ठीक, तो ये चीजें मतलब हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लीजिए आप इसमें। ठीक है, याद रखना भैया। चलिए, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं, ये वाला। ठीक, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद आया कुछ, इसको हमने पोस्ट पर भी, कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया है यूट्यूब पर। तो भैया आपको ये बताना है कौन सा, भैया किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पंत जी को। विकल्प आपका है लोकायतन पर, या फिर भैया चिदंबरा पर, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर, या फिर पल्लव पर। तो भैया इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों कला और बूढ़ा चांद। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बट अगर बात कर ले भैया ये जो चिदंबरा है, तो इस रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार, तो यहां इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, याद रखना। मतलब कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बट चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की। आपके भाई ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर स्वर्ण किरण। तो भैया ये आपके लिए मान के चलना, ये एक हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक ये होमवर्क है, तो आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको भैया कमेंट करना है, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि कुछ आपके लिए भी तो छूटना चाहिए। हमें तभी तो पता चलेगा कि भैया आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है, या फिर वैसे ही मजे में पढ़ रहे हो आप लोग। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें कौन सी है, परशुराम मतलब परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर ऐसा कोई घर आपने देखा है, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर स्वर्ण किरण। और आपको कमेंट जरूर करना, सबको कमेंट करना है। ठीक है, कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पर। ठीक, याद रखना। तो ये इस तरह से भैया आपके टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं। यहां से टोटल 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आसान होता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। चलिए भैया अब जो तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा ना बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन होगा भैया, तीसरा थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट, ताकि सब कुछ आ जाए इसमें। हाँ देखिए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा गौर फरमाइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा भैया वो आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये बड़ा ही आसान होता है। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। यानी एक आपका गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न इस तरह से दिए रहेंगे। तो आपको पहले गद्यांश को पढ़ना होगा ढंग से, और उससे आधारित मतलब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फायदा यह है कि अथवा में करके पूछा जाता है। चलिए देखते हैं भाई, दिया गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आज उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हम हर बार इसको सॉल्व करवाते हैं, और ऐसे ही नहीं कि भाई चलो हम कर लेंगे, नहीं, किस तरह से एकदम एग्जैक्ट उत्तर लिखना होता है, कैसे ढूंढेंगे, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा आपको। तो कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है।
जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो इयम पृथिव्या दे दिया है भैया कि भूमि क्या है, यहां भूमि लिखा है तो भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। ठीक इस तरह से आगे लिखा है जन के मतलब हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी कारण से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न मतलब अंकुर क्या है भैया, उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका एक बड़ा ही प्यारा सा भैया क्या दे दिया है, आपका दे दिया है एक गद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश दे दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए हम समझते हैं। तो भैया उसको जाने देते हैं, क्वेश्चन को इतना लगाते हैं। ठीक है, बार क्या हो रहा है, चलिए अब इसको थोड़ा हम बढ़िया से, इतना दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा वहां पे अच्छा रहा है, कोऑपरेट करिए। देखिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश मतलब गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ आ गया है, जब भी संदर्भ आए तो संदर्भ लिखने का जो तरीका है ना थोड़ा वो अलग होता है। देखिए भैया ऊपर लिख दे रहे हैं संदर्भ, क्योंकि अगर इस तरह से होता कि भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम तो आप डायरेक्टली इसे लिख देते कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम। बट अगर संदर्भ आए तो आप वही पुराना तरीका जो पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आए हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये है वो है, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो वहां पर लिखेंगे हम, यही लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के लिखेंगे भैया, सामान्य हिंदी के किस चैप्टर से भैया, तो राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक इस तरह से इसके लेखक कौन है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये आपका हो जाएगा संदर्भ। जब संदर्भ में कहा जाए तो इस तरह से पूरा डिटेल्स में लिखते हैं। अब लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, तो भैया जरा गौर फरमाइएगा कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो भैया यहां पर आप लिखेंगे क्या चीज, मनुष्य। बट आपको शॉर्ट में मनुष्य नहीं लिखना, आपको पेपर में पूरा लिखना है कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य को कहा है, यानी पूरा लिखेंगे कंप्लीट, शॉर्ट में नहीं। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो जरा गौर से देखिएगा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो भैया यहां इन दोनों के सम्मिलन से, तो मिल गया ना बबुआ। तो लिखेंगे कि पृथ्वी और मनुष्य के सम्मिलन से। ठीक है, तो आप पूरा लिखेंगे वहां कि राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और मनुष्य के सम्मिलन से संपादित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन भैया, अगला कह रहा है कि लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। तो कहीं कुंजी वगैरह दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए कह रहा है जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो भैया कौन सा सूत्र, कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। तो यहां पर लिखेंगे ना क्या चीज, कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ठीक, मैं उसका पुत्र हूं। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, मतलब यही जो सूत्र है राष्ट्रीयता की कुंजी है, इस तरह से लिख देंगे। तो देख रहे हैं ना कितना ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो पूरा आपको 10 नंबर मिलने। आगे है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखिए फिर रेखांकित भूल गया, लगता है भाई शिकायत करना पड़ेगा, पैसे काटना पड़ेंगे। ठीक, पीडीएफ में देख के हमको बताना पड़ेगा, 1 मिनट भाई कहाँ से ये रेखांकित, वो कौन मैटर जो दिए हैं उसको बनाने के लिए, लगता है पेमेंट काटना पड़ेगा तभी बुद्धि खुलेगी उनकी।
हाँ देखिए यहां पे है भैया, इस रेखांकित ये पृथ्वी है, ठीक, यहां पे से पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसका व्याख्या करना है, तो इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? देखिए अपने शब्दों में बयां करना है। देखिए कह रहा है पृथ्वी माता है और कह रहा है कि जो जन है यानी लोग हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि जिस तरह मां अपने बच्चे को प्यार करती यानी जन्म देती है, प्यार करती है, दुलारती है, हम उसके गोद में खेलते हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी क्या है, एक मां के समान है, क्योंकि इसकी धूल मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, हम खेलते हैं। तो बस यही लिख देना है, बस और कुछ नहीं लिखना भैया, क्योंकि 2 नंबर का है तो आप थोड़ा बनाकर लिख दोगे। इस तरह से आपके हो जाएंगे ये 2 नंबर। तो टोटल आपके मिल जाएंगे भैया पूरे 10 नंबर, 1 नंबर नहीं कटेगा, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा अपने से दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया बबुआ? तो स्क्रीनशॉट कर लो इसको, इसलिए भैया क्योंकि ये जो ऐसे पद्यांश मतलब गद्यांश है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी सेट में तो डेफिनेटली आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं भैया आपके नसीब में कौन सा सेट है वो तो पता चलेगा पेपर में, इसलिए स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए अथवा में जैसे यही लिए तो बोले थे ना कि भैया बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे मान लेते हैं कि पहला आपको नहीं पता है, आप अथवा वाला कर लो। अथवा में दे दिया गया कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की कह रहा है कि परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। ठीक, इस तरह से मतलब ये कहां से है? अशोक दिखाई पड़ रहा है, किस चैप्टर से है? अशोक के फूल से है। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, इस तरह से फिर आप भी उसके बाद क्वेश्चन पर जैसे आएंगे तो कह रहा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो देखिए यही तो है यहां पर, विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों कणों की उपोक्षा में जो समृद्ध हुई थी। तो मतलब इस तरह से आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा। जैसे कह रहा है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, तो भैया यहां पर आगे मतलब जब भी पढ़ेंगे ये आपको ये दिख रहा है। फिर कह रहा है कि यहां आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है, तो भाई यहां पर देखिए दिया गया है कि हाँ ये आगे वो सामंत मतलब उखड़ गए, समाज ढह गए, और कह रहा है कि मदनोत्सव की धूम मतलब जो धूमधाम भी वो मिट गई। तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है, बिना पढ़े तो आप उत्तर वैसे भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आसान होता है कि पहले ढंग से इत्मीनान से पढ़ो, फिर उसके बाद तो इन सब का उत्तर अपने आप आपको मिल ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपके पास विकल्प है, चाहे आप पहला कर लीजिए चाहे दूसरा। ठीक, अब जो चौथा क्वेश्चन होगा भैया, जो चौथा क्वेश्चन होगा ना वो आपका होगा किससे? तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? पद्यांश रहेगा। ठीक, क्योंकि गद्यांश होगा, गद्य से हो गया, अब पद्य से आएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा इसको और ऊपर लगा देते हैं। ठीक, देखिए अब यहां पे इसको पढ़ना, ये भी क्या है भैया, टोटल कितने नंबर का आएगा? तो 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का भैया? ये भी 10 नंबर का, क्योंकि इसको भी पढ़ना है और इससे संबंधित आपको प्रश्नों का उत्तर दे देना है। देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पद्यांश को पढ़ लेना है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाहे मिटाना, कोई क्लांत मतलब क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और इसको हम भाई कई बार बता चुके हैं, कई मॉडल पेपर में ये आ चुका है। ठीक है, और हम कई बार इसको सॉल्व भी करवा चुके हैं। अब तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा। यहां तो 2-2 लिख दिए हैं, बाकी तो यहां पर इससे समझो एक ही है। ठीक, तो यहां पे कह रहा है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यानी ये क्या है? पवन दूतिका से है। ठीक, मैथिली शरण जो गुप्त जी की रचना है, पवन दूतिका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। ठीक, पवन दूतिका से, उसमें कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा जी पवन से कहती हैं
यानी पवन को दूत बनाकर प्रभु श्री कृष्ण के पास मथुरा धाम के लिए भेजते हैं। तो वो कहती हैं कि जब कोई तुम्हें लज्जाशील महिला रास्ते में नजर पड़ जाए, यानी ऐसी लाजवंती महिला, ठीक, जो घूंघट काढ़ी हो, शर्मीली, ठीक, ऐसी महिला, तो क्या देना, होने देना वकित वसना ना तो सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अर्थात धीरे से मंद मंद बहना, ताकि उसके कपड़े ना उड़ सके। फिर आगे कह रहा है कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति को, अगर थोड़ी सी भी वो थकी हुई तुमको प्रतीत हो जाए तो उसे अपने गोद में ले लेना, यानी उठाने का मतलब, गोद में लेने का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, ठीक। और कह रहा है कि श्रांति खोना, यानी उसकी थकान को मिटा देना, और होठों की और कमल मुख की मलालनाएं मिटाना, और उसके जो होठ सूख चुके होंगे और जो उसके मुख पर यानी जो झुर्रियां पड़ रही होंगी, क्या करना, उन मलालनाएं यानी वो उस झुर्रियों को तुम मिटा देना, अर्थात फिर से तरोताजा चेहरा बना देना। और कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और खेत में कोई क्या है काम करता हुआ, देखिए कृषक ललना, क्लांता का मतलब यहाँ पे थकी हुई होता है, क्लांत मतलब थका हुआ, कोई क्लांता है कि मतलब थकी हुई हो जाए। कृषक ललना यानी किसान की बेटी से संबंधित है। यदि किसान की कोई बेटी खेत में काम भी करती दिखाई पड़ जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों यानी थकान को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में ला उसे, तो अगर तुम्हें रास्ते में कोई यानी जलद में, ठीक, जाता कोई जलद यदि हो व्योम, व्योम मतलब आकाश, जलद यानी बादल, यदि तुमको आकाश में कोई बादल उधर से गुजरता हुआ दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या, छाया द्वारा सुखित करना तप्त तो भूतांगना को, तो अपनी छाया के द्वारा यानी उस बादल को लाना और छाया द्वारा क्या तप्त भूतांगना, भूतांगना यानी स्त्री होता है, ठीक है। और यहाँ तप्त मतलब जो तप्त यानी अर्थात गर्मी से तपी हुई हो, तो उसको क्या करना, छाया द्वारा सुखित कर देना, यानी ऊपर छाया कर देना, वो हर्षित हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब इस पर आधारित भैया सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बेहद सिंपल तरीके से देना है बबुआ, ठीक है। और इसको तो हम कई बार करवा चुके हैं, अब तो मेरे प्यारे रसगुल्लों को एकदम से रट जाना चाहिए, ठीक। अगर अब भी नहीं रटा तो भैया कभी नहीं रटेगा। दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो भैया कवि कौन है, हरिऔध जी हैं, हरिऔध, ठीक है, हमने बताया ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम आप लिख देंगे। और कविता का नाम क्या है भैया, तो कविता का नाम क्या है, तो कविता तो है पवन दूतिका, पवन दूतिका, दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा है, पवन दूतिका, ठीक। तो याद रखना। आगे कह रहा है, देखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती, तो पथिक कौन था, यहाँ क्लांता थी, कृषक मतलब जो लज्जाशील महिला, तो यहाँ पे कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो यहाँ कहती हैं कि धीरे से बहना ताकि लज्जाशील महिला के वस्त्र ना उड़ सके, तो मतलब हम पूरा यही, या यूं कह लें कि उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं। तो यहाँ पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे भाई, यही कह रहा ना कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि राधा पवन से कहती हैं, अरे भैया ऐसे नहीं मिला के लिखना, आपको अलग अलग, राधा पवन से कहती हैं कि लज्जाशील महिला मिले तो धीरे से वहां से गुजरना, ठीक। ठीक है, आप अपने से लिख सकते हो, ठीक, धीरे से वहां से गुजरना ताकि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो सके, यानी मतलब कपड़े ना उड़े, वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो, ठीक। इस तरह बस हो गया भैया, थोड़ा लंबा है क्या हुआ, बट इस तरह से हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो भैया इसमें कवि ने किसका चित्रण किया है, तो जरा गौर से देखिएगा, किसका चित्रण, एक और तो राह में जो राहगीर चल रहे हैं उनके वियोग दुख का वर्णन है कि भैया उनके कौन सी मुसीबत, और दूसरी तरफ राधा के विरह का वर्णन। तो यहाँ पे दोनों भाई किसका चित्रण है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ राधा के विरह का वर्णन है, विरह का वर्णन या विरह का चित्रण की बात कहा है तो भैया चित्रण ही लिखते हैं, तथा दूसरी तरफ
राहगीर का कष्ट, ठीक, उनका भी कष्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो भैया कौन सा अलंकार, एक चीज ध्यान देना, एक तो पवन को दूत बनाकर भेजा गया है। अब पवन है निर्जीव, बट यहां पर उसको एक दूत के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब वो मानवीकरण अलंकार। दूसरा कह रहा कि कमल के जैसे उसके जो मुख हैं, तो कमल के तरह मुख यानी कि जैसे के तरह, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। तो भैया यहां पर एक तो उपमा अलंकार है तथा दूसरा क्या है, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। तो उपमा अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है, ठीक है ना भैया। चलिए आगे देखते हैं, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखना है, ठीक। तो यहां पर पहले इसको स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद हम देखते हैं रेखांकित। हो गया ना? देखिए अब रेखांकित वाला देखते हैं भैया, रेखांकित क्या है। देखिए इसमें भी क्या है, लगता है सच में पेमेंट काटना पड़ेगा, इतना ज्यादा भाई पैसा लेते हैं, केवल एक के लिए हम 150-200 रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं, पेमेंट काटना पड़ेगा। ढंग से काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया, हम भी परेशान हो गए हैं, हम भी परेशान हो गए हैं, काटेंगे ही पेमेंट। देखिए देखिए यहां पर इसका भैया यहां पे रेखांकित है, यहां ये यहां से, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। तो इसका अर्थ लिख देना है अपने से। कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में यहां पे राधा कहती हैं, राधा पवन से कहती हैं कि अगर वो महिला, अर्थात जो रास्ते में कोई महिला दिखाई पड़ जाए और थकी हो, तो उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकान को मिटा देना। और यदि क्या है, मतलब फिर क्या करना, उसके यानी सूखे हुए होंठ और कमल की तरह जो मुख है उसकी म्लानलाएं, अर्थात वो जो चेहरे पर एक झुर्री पड़ गई होगी उसको भी क्या करना, तो मिटा देना, अर्थात उसके चेहरे को फिर से हरा भरा बना देना। तो आप ऐसे अपने अर्थों में यानी अपने शब्दों में इस तरह से बयां कर देंगे, ठीक है, ठीक, जो आपका मन कहे भैया, आपको जो अच्छा लगे आप अपने शब्दों में इस तरह से लिख देंगे, तो हो जाएगा टोटल 10 नंबर। अथवा में भैया आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एक और ऑप्शन रहेगा, तो इस तरह से एक दिया रहेगा, तो भाई आप अथवा वाला भी कर सकते हो, ठीक। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, देखिए अभिनव मनुष्य वगैरह से आता है सबसे ज्यादा, पीछे के अगर आएंगे अभिनव मनुष्य हो गया, और गीत महादेवी वर्मा वाला कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक, इस तरह से। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। देखिए भैया जो 5वां क्वेश्चन होगा ना रसगुल्लों, जो 5वां प्रश्न होगा वो कितने नंबर का, 5 नंबर का होगा। और 5वां जो प्रश्न होगा भैया वो होगा क्या, लेखक का साहित्यिक परिचय। तो किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं या फिर कह देगा कृतियों का वर्णन करना है। टोटल भाई अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, यानी बहुत लंबा भी नहीं खींचना है, बहुत शॉर्ट भी नहीं करना है। भैया आपके पास ऐसे दिए रहेंगे 3 ऑप्शन, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया हमने तो इन तीनों को करवाया है, ठीक। आप अगर इन तीनों का देखना चाहते हैं तो आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, कैसे लिखते हैं अच्छे से बताया है, ठीक। तो ये चीज रहेगा। अब उसके बाद भैया अगला जो रहेगा खा, 5 के खा में यहां से भी एक रहेगा साहित्यिक परिचय, क्योंकि भैया आपका गद्य है तो गद्य से भी देगा, पद्य है तो पद्य से भी। तो भैया अब आपका पद्य से देगा, तो निम्नलिखित में से कहेगा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां, 5 नंबर का। तो ये 3 नंबर साहित्यिक परिचय के होते हैं, 2 नंबर कृतियों के, ठीक है। हालांकि जीवन परिचय भी थोड़ा लिखना होता है, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या जीवन परिचय भी लिखें, बिल्कुल लिखना है भैया। अधिकतम शब्द सीमा 80, इसमें भी आपके विकल्प है भैया मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा। एक किसी एक टॉपिक पर आप एकदम अच्छे से भैया, पहला वाला तो एकदम से दिलो दिमाग में छाप लीजिए कि सबसे ज्यादा, और एक ये तीसरा, ठीक है, तो यहां से काम बन जाएगा। चलिए अब जो छठा क्वेश्चन होगा ना भैया, जो छठा क्वेश्चन होगा बबुआ, जो छठवां क्वेश्चन ये भी 5 ही नंबर का होगा। कितने नंबर का, 5 ही नंबर का होगा, और ये कहानी का सारांश रहेगा। टोटल इसमें भी कह देगा 80 शब्द
अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ही रहेगा। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो भैया देगा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, मान लेते कहानी का सारांश नहीं लिखना, अथवा में करके उद्देश्य याद रखना। तो जैसे ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो आपके पास एक विकल्प होगा, आपको चुनने की आजादी मिलेगी, भाई आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने करवा भी दिया है भाई, पंचलाइट हो गया, उसके बाद लाठी हो गया, बहादुर हो गया, 3 कहानी यानी कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य सब करवा दिया है। ठीक है, बस आपको देखने की जरूरत है अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो 7वां क्वेश्चन होगा ना भैया, अब जो 7वां क्वेश्चन होगा ये आपका क्या होगा, खंड काव्य। और खंड काव्य तो भैया हमने पिछली बार बताया था, अब की बार नहीं बताए हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि इतने खंड काव्य हैं। अब ये आप क्वेश्चन बैंक में अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हर एक का खंड काव्य सेम नहीं रहेगा, कौन किस जिले से है, कौन किस जिले से, तो हर जिलों का भैया अलग अलग है। जैसे भाई हम प्रयागराज से हैं तो यहां पर आलोक वृत्त चलता है, तो जैसे यहां पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के कहेगा, एक प्रश्न का, एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम शब्द सीमा 80 और 5 नंबर का ये भी। जैसे पहला है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चारित्रिक विशेषताओं पर, अर्थात इनका चरित्र चित्रण लिख देना है। या फिर अथवा में इसी खंड काव्य के, श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिख देना है। तो इन दोनों में कोई एक, अब ऐसा नहीं कि भैया हमारे यहाँ श्रवण कुमार चलता है तो हम दोनों लिख देंगे, क्योंकि दोनों श्रवण को नहीं भैया, ऊपर नीचे दोनों में कोई एक। जैसे भैया आपके यहां मान लेते हैं रश्मि रथी चलता है, तो इस खंड काव्य के बोल देगा ऐसे सप्तम सर्ग यानी 7वें सर्ग का कथा वस्तु लिखना है। अथवा में बोल देगा कि भैया रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण जी का अर्थात श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिख देना है। तो इस तरह से देगा। ठीक है, जैसे कहीं और पर मान लेते हैं ये नहीं चलता भैया, कहीं पर क्या चलता है, जैसे कहीं पर क्या चलता है, मुक्ति यज्ञ, क्या है, कहीं पर चलता है मुक्ति यज्ञ, तो मुक्ति यज्ञ के खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। अथवा में दे देगा भैया इस खंड काव्य के कथा सार यानी पूरी कथा कहानी को ठीक शॉर्ट करके 80 शब्दों में निपटा दो। या किसी के यहाँ भैया आपके यहाँ यानी मान के चलते हैं त्यागपति चलता है, तो इसके आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण लिख देना है। अथवा में मान लेते हैं दे दिया है खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का। तो भैया ये आपको मतलब जो पसंद हो दोनों में अथवा अथवा करके देगा, तो जहां जो चलता है वो चीज आपको करना है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिए। ठीक है बबुआ, जैसे भैया आगे देखते हैं, जैसे कहीं पर क्या चलता है, सत्य की जीत, कहीं पर चलता है सत्य की जीत, तो इस खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चित्रण लिखना। अथवा में दे दिया है सत्य की जीत की कथा वस्तु लिख दो। ठीक है, या फिर कहीं आलोक वृत्त, जैसे हमने बताया ना कि प्रयागराज में यहां जहां से हम है भैया आलोक वृत्त चलता है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चित्र लिख देना है। अथवा में कह देगा इसके 7वें सर्ग का कहानी मतलब कहानी का सारांश लिख देना है। तो ये इस तरह से यानी आप जहां से हो भैया वहां जो सर्ग चलता है बच्चों वो आपको क्या करना है भैया, लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये टोटल भैया ये आपका खंड का खत्म हो जाता है, यानी खंड का यहां से निपट जाता है पूरी तरह से। अब शुरुआत होती है खंड खा की। खंड खा भी आपका 50 ही नंबर का होगा, और खंड खा आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं, क्योंकि खंड खा की बात कर लें भैया तो आपका ये जो संस्कृत का होता है पोर्शन, संस्कृत दिग्दर्शिका से अनिवार्य संस्कृत से, उसको अगर छोड़ दिया जाए 14 नंबर के, तो बाकी 36 नंबर ना तो पूरे व्याकरण के ही होते हैं, और व्याकरण तभी आप कर सकते हो जब ज्यादा प्रैक्टिस। इसीलिए बोलते हैं कि बढ़िया तरीके से ज्यादा आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जैसे भैया खंड खा के पहला क्वेश्चन 8 के का में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में मतलब ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ के साथ भैया अनुवाद कर देना है। जैसे यहां पर 2 दिया है, 2 दिया है यहां पर भैया, अगर आप गौर से देखें तो आपके सामने 2 है। पहला जैसे ये दिया है तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत
जो मतलब संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से अवतरित है या लिया गया है। इतना लिख दिया, आपको मिल गए 2 नंबर। ठीक है, मतलब जिस चैप्टर का नाम भी यानी प्रस्तुत मतलब संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जो चैप्टर है वो। इतना लिख दिया ना भैया, ये 2 नंबर, ये 2 + 5 इसीलिए, यानी 2 नंबर तो संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर इसके पूरे अनुवाद के, ठीक है, मिलते हैं। जैसे दिया गया कि युवका मतलब मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांशी अमोहयत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भैया हम अर्थ बता दे रहे हैं, एकदम दिमाग में छाप लेना, ठीक, इसी से बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि युवक महामना मालवीय, जो मालवीय थे, उन्होंने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन यानी अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा लोगों के मन को क्या कर लिया, मोह लिया, लोगों के मन को भैया मोह लिया। ठीक, आगे लिखेंगे अतः अस्य सुहृदम, अतः इस प्रकार इनके चाहने वालों ने तम, इन्हें क्या है, कह रहा है कि प्रांग विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठाराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। देखिए कह रहा है कि अतः इनके चाहने वालों ने इन्हें वकील की, अर्थात एक वकालत जो होते हैं ना, वकील का पद प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आगे कह रहा तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्णम प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विवाक कर्म कर्तुम भारत, मतलब कर्तुम मारभत। ठीक है, हो जाता है थोड़ा थोड़ा तेजी में पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं। इसके बाद तदनुसार यानी इसके उपरांत इन्होंने विधि यानी कानून की पढ़ाई या कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागस्थे यानी प्रयाग में उच्च न्यायालय में ये क्या है होते हैं भैया, यानी बोलते हैं कि वकालत यानी वकील के पद, वकालत के पद पर मतलब कार्यभार यानी बोलते हैं मतलब कार्यभार सौंप, मतलब क्या किया, संभाल लिया। ठीक, यानी कार्यरत हो गए। फिर आगे कह रहा है कि विधे यानी कानून, विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन यानी विधि का प्रकृष्ट ज्ञान, मधुरा लापेन यानी सुंदर भाषा, ठीक, मधुर जो बोली होती है, उदार व्यवहारेण यानी अपने उदार व्यवहार के कारण, मतलब अयम यह शीघ्र में जल्द ही, मित्राणाम यानी मित्रों के, न्यायाधीनाश्च मतलब न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनाम भवत यानी जो दोस्त हैं और न्यायाधीश हैं उनके सम्मानजनक हो गए। यानी ये क्या होते हैं भैया, विधि के प्रकृष्ट ज्ञान के कारण, ठीक, यानी जो विधि का इनको अच्छा ज्ञान था और अच्छी बोली के कारण और अपने उदार व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार के कारण ये जल्द ही अपने मित्रों के और न्यायाधीशों के प्रति सम्मानजनक हो गए, यानी लोगों के द्वारा इनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। तो इस तरह से आप अर्थ लिख देंगे। अथवा में भैया आपके पास विकल्प है, जो है आप इसको लिखें, चाहे अथवा में ये लिख दीजिए कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, ये संस्कृत भाषाया महत्वम से है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भास भारवी भवभूदेव महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। देखिए ये क्या कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास व अन्य कवि जैसे भास भारवी अपने महाकवि मतलब अन्य, देखिए हाँ, महा जो मतलब भास भारवी ये बोल रहे हैं कि वह अन्य जो महाकवि हैं स्वकीय ग्रंथ रत्ने यानी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम यानी पढ़ने वालों के हृदय यानी हृदय में विराजनते विराजमान हैं। ये सभी कवि क्या है, आज भी अपनी कृतियों और अपने महाग्रंथों के कारण लोगों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा यानी यह भाषा अस्माक भी यानी हमारे मातृसम यानी माता के समान सम्माननीय, सम्मानजनक, वंदनीय चा और वंदनीय है। यानी यह भाषा क्या है, जो संस्कृत भाषा है हमारे माता के समान अत्यंत सम्मानजनक और वंदनीय है। ये तो भारत मातु मतलब इससे कह रहा है कि भारत माता की मतलब स्वतंत्रता और गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेव नयो कह रहा है सुरक्षित शक्यंते यानी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। मतलब इस प्रकार कह रहा है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत
और मतलब और संस्कृत एकता, जो सांस्कृतिक एकता होती है ये संस्कृत के द्वारा ही कह रहा है सुरक्षित रह सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा च अस्ति। यह जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा इस प्रकार कह रहा है कि सुसुक्तम, इस प्रकार यानी ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, की भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो भैया आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक, बार बार चीजें आती रहेंगी, हम इसी तरह से अनुवाद करेंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 मिनट हम पानी पी लें। हाँ हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया, ये तो आपका हमने बताया ना इस तरह से कितने नंबर का? 7-7 नंबर का रहेगा, याद रखना भैया 7-7 नंबर का रहेगा। अब उसके बाद बबुआ जो आपका खा रहेगा, यानी ये का में आपका रहेगा संस्कृत गद्यांश का, इसी तरह पद्यांश का। तो 14 नंबर तो आपके एकदम जेब में है फ्री फंड के। खा में दे देगा कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। ये भी कितने नंबर का? 7 नंबर का रहेगा। 2 आपका देगा, देखिए अथवा करके भैया 2 मिला दिया है, इसी में 2 दिया है अथवा करके। तो इसमें भी भाई लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, मतलब प्रस्तुत यहाँ पे पद्यांश लिख दें, यह प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस चैप्टर से हो। जैसे भैया आप ये लिख रहे हैं तो ये जातक कथा वाले से है, बाकी नीचे लिख रहे हैं तो ये सुभाषित रत्नानी से है, तो इस पाठ से अवतरित है, जिससे लिया गया है लिख दीजिए। फिर अनुवाद आप हेडिंग बनाएंगे। पहला कह रहा है कि ना में रोचते भद्र व उलुक, मतलब क्या है भैया, हाँ उलुकस्या अभिषेचनम, कह रहा अक्रुद्धस्य मुख्यम पश्यम क्रुद्धो भविष्यति। दी कह रहा है इसका अर्थ ये होगा कि ना में रोचते भद्रम व उलुकस्या अभिषेचनम, कि मुझे राजा का मतलब सॉरी मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जब सभी पक्षीगण इकट्ठा होते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं तो किसी ने कहा कि भैया उल्लू अच्छा है, इसी को राजा बना दिया जाए, तो उसी में से कोई एक टपक पड़ता है कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक, ये मुझको बिल्कुल नहीं रुचता, अर्थात इसमें कोई रुचि नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे मन को नहीं भा रहा है। क्यों? आगे कह रहा है कि अग्रोद्देश्य मुख्यम पश्य, यानी बिना क्रोध के ही उसका मुंह भला देखो, मतलब बिना क्रोध के ही इसका मुंह भला ऐसा है। तो कह रहा है कि क्रुद्धो भविष्यति, जब ये क्रोधित हो जाएगा तब ये कैसा हो जाएगा। सही बात है भाई, उल्लू अगर प्यार से भी देखे ना, हमको लगता है कि भाई गुस्से से देख रहा है, अब तो हमारा काम तमाम कर देगा। तो यही चीज है कि वहां पर ये इसका अर्थ यही होगा कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बिना क्रोधित हुए ही जब इसका मुख ऐसा है तो सोचो जरा क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। दूसरा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, मतलब विद्यार्थिना कुतो सुखम। ठीक, आगे कह रहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बोल रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, अब विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थियों को सुख कहां। ये नहीं कह रहा है कि भैया सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। आगे कह रहा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, अगर सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, अब विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहते हो अर्थात विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। मतलब ये सीधा आप पर फॉलो होता है। हम बार बार कहते हैं भैया कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। अगर आप सोचते हो उनको बहुत सुख है, एकदम राजा की जिंदगी जी ले, तो भैया जाहिर सी बात है सुख ही मिलेगा, फिर विद्या नहीं। लेकिन विद्या चाहते हो तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, जैसे प्रभु श्री राम ने तपाया था। ठीक है, इस तरह से आपको भी वनवास करना होगा। ठीक, याद रखना। तो वही कह रहा है कि भाई सुख चाहने वाले को विद्या कहां, विद्या चाहने वाले को सुख कहां। अगर सुख चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, अगर विद्या चाहते हो तो भैया सुख छोड़ दो, बस सीधी सी बात। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद भैया आपका शुरुआत हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 से। यहां से सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, कितने नंबर? 2-2 नंबर। अब फटाक से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन का निपटारा होता चला जाएगा। दे देगा कि निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, 2 नंबर का कोई एक। भैया तो आपके पास तो 4 रहेंगे, एक ही करना है।
जैसे कह रहा है कि दाल में काला होना, इसका मतलब क्या होना, दाल में काला होना यानी संदेह होना, ठीक, संदेह होना। जैसे रमेश दिनेश को कोने में इस तरह से लिवा के गया मानो दाल में कुछ काला हो, ठीक है। आगे, ठीक, आगे कह रहा है तलवार की धार पर चलना यानी कष्ट उठाना, कष्ट उठाना, यानी आज के टाइम पर अगर नौकरी पाना है तो भैया तलवार के धार पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भैया आप वाक्य प्रयोग कर देंगे, ठीक, ये अर्थ हो जाएगा। अगला है कि टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना। टका सा जवाब देना का मतलब होता है भैया साफ इनकार कर देना या साफ मना कर देना, ठीक। जैसे इस तरह से, जैसे लिखेंगे कि राम ने महेश से किताब मांगा लेकिन महेश ने टका सा जवाब दे दिया यानी साफ इनकार कर दिया। चांदी काटना का मतलब मजे में होना, ठीक है, ठीक, मजे में होना। चांदी काटने का मतलब अधिक लाभ प्राप्त करना ये होता है, अधिक धन की प्राप्ति या अधिक लाभ प्राप्त करना, इसको भी लिख सकते हैं लाभ प्राप्त करना, ठीक है। यहां जैसे भाई कह दिया जाए कि जैसे हो जाए कि सुरेश को गलती से बहुत सारे पैसे मिल गए, ठीक, मतलब गलती ये कह लें या संयोग से बहुत सारे पैसे मिल जाए। अब दिनेश उसे देखकर बोलता है भैया अब तो तुम चांदी काटो, अर्थात तुम्हारी तो अब चांदी कट रही है। अर्थात कहने का मतलब यही है भैया अत्यधिक लाभ प्राप्त करना या अत्यधिक धन अर्जित कर देना, ठीक है। चांदी काटने का यही है, ठीक है, ये चीज है। बोलते नहीं कि अब तो तुम्हारी चांदी है, वही चीज है, यानी मजे मजे हैं, ठीक। तो इस तरह से भैया अर्थ अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग आप कोई एक बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो भाई। आगे चलते हैं बबुआ, देखिए ये तो रहा भैया आपका क्या करते हैं मुहावरा। अब आ जाते हैं, देखिए अब जो 10वां क्वेश्चन होगा वो अपठित गद्यांश या पद्यांश का होगा, ठीक है। देखिए जैसे 2 दिया है, 2 क्या भैया, एक में तो आधा छोड़ दिया, लगता है सच में पेमेंट काटना ही पड़ेगा, ठीक है भैया, जो पीडीएफ बनाते हैं उनका। अब तो खैर नहीं, आज शिकायत करके ही रहेंगे। देखिए इतना पहला लिखा, एक ही लाइन लिख के छोड़ दिया, आधा पोर्शन ही नहीं दिया, ठीक। तो अथवा में भी दिया है, डोंट वरी, कोई दिक्कत ना, अथवा वाला हम सॉल्व करवाते हैं क्योंकि वहां पर भी आपके 2 होंगे और आपको एक ही करना होगा, ठीक, टोटल 5 नंबर का। तो भैया हम इसी पर आते हैं ना, अथवा वाला ध्यान से समझते हैं, अथवा को ही ध्यान में रखते हुए देखते हैं, ठीक। चलिए नहीं है तो क्या हुआ, हो जाती है गलती, बट शिकायत तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये दिया है कि आपको इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न 3 प्रश्न दिए गए हैं ये करना है। और भैया बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में, हमने विद्या क्वेश्चन बैंक में देखा, और भी ऐसे क्वेश्चन बैंक हैं जिनमें बच्चों आज भी वही पुराने पर आधारित, मतलब यहां पर संधि विच्छेद और विभक्ति वचन, पता नहीं कौन सा नशा फूंक कर बैठे हैं। अब उनको ये नहीं पता जो 10वां क्वेश्चन आएगा ये अपठित अब गद्यांश या पद्यांश वाला हो चुका है, मतलब संधि विच्छेद और विभक्ति वचन हट गया है सिलेबस से पिछले साल ही, लेकिन इस बात को वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान देना, अब इससे बच्चे जब उसको सॉल्व करेंगे तो कहीं नहीं गलती होगी। और पेपर में भी जो प्री बोर्ड करवा रहे हैं बहुत सारे स्कूल में वही पुराना दे रहे हैं, संधि विच्छेद विभक्ति वचन, तो भैया आप भी तो गलती कर रहे हो ना, जो हमारे प्रिय गुरुजन हैं वो भी तो गलती कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो 10वां क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश या पद्यांश का आएगा, संधि विच्छेद विभक्ति वचन नहीं होगा, याद रखना, ठीक। तो यहां पर जैसे एक दिया है कि आजाद भारत में दुर्गा यहां पे भाभी की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए, सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो ये एक दिया है। अब इससे आधारित नीचे 3 आपको प्रश्न दिख रहे हैं, लिखना होगा इसका अर्थ। तो स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, तो जरा गौर से देखिए भैया सम्मान कैसे किया गया। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा और ये उनके सम्मान में भैया आयोजित एक समारोह में कह रहा है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 51,000 रुपए भेंट किए। तो भैया यहां पर वही तो लिखेंगे ना कि मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000
रुपए भेंट किए। ठीक हो गया, यानी मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए, इसी तरह सम्मान किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। अभी देखिए हमने ऐसा कुछ मिला था, देखिए केवल स्वाधीनता ही प्राप्ति ही लक्ष्य था। तो भैया क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति, स्वाधीनता प्राप्ति। तो ये तो इतना आसान होता है ना, आप इसे चुटकियों में निपटाओगे, बट आपको पूरा लिखना होगा बबुआ पेपर में कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति था या स्वाधीनता को प्राप्त करना था। ठीक है, इस तरह से इसको भी जब लिखेंगे पूरा लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट करके किए, इस तरह से। ठीक, अगला क्वेश्चन कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे विकास मतलब उसे किस हेतु कह रहा, किस काम हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। किसके लिए लौटा दिया गया था, उन्होंने कहा था इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो आप लिख देंगे ना भैया, शहीदों के स्मारक बनाने के लिए, शहीदों के स्मारक के निर्माण हेतु या शहीदों के स्मारक बनाने के लिए, ऐसे लिख देंगे। तो आप पूरा लिखेंगे कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया था उसे दुर्गा ने क्या किया, मतलब दुर्गा भाभी ने क्या किया, शहीदों के स्मारक के निर्माण हेतु लौटा दिया। कि भैया कहा कि यहां पर शहीदों का एक बड़ा स्मारक ठीक बनाया जाए। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, आसान है ना। तो 5 नंबर आपकी झोली में। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं बबुआ। तो इस तरह से ये तो आप पठित होगी, कोई बुक वगैरह से नहीं आएगा, आपको मेहनत करना है। ठीक है, आपका आईक्यू कितना काम करता है वो आपको भी वहां दिखाना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं भैया। जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा ना बच्चों, ये बोल देगा कि भैया शब्द युग्म वाला क्या कहेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से सही अर्थ का चयन करना है। जैसे दिया है सकल और सकल, ठीक, इसका भैया इसका शब्द युग्म सही कौन सा होगा। ऑप्शन है पदार्थ और संपूर्ण, संपूर्ण और खंड, या फिर आकृति और प्रकृति, या फिर मुख और संकालु। तो देखिए इस सकल का मतलब होता है भैया संपूर्ण, संपूर्ण, और इस वाले सकल का मतलब होता है भैया खंड, हिस्सा। ठीक, तो यहां पे संपूर्ण और ऐसा भैया पहले में देखिए इसमें है नहीं, इसमें नहीं, एक में ही संपूर्ण आगे दिख रहा है, संपूर्ण और खंड, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अंश और अंशुत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार बता चुके हैं और आया भी है लगातार। अंश और अंशु का अर्थ सही क्या हो जाएगा, भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, किरण और वरुण। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना। देखिए अंश का मतलब है हिस्सा, भाग टुकड़ा, और इस वाले अंश का मतलब होता है किरण। तो भैया भाग और किरण किसमें है, भाग और किरण कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है कि भाग और किरण, ये विकल्प क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से कर देना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आई बात समझ में। चलिए तो भैया आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन भैया, आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए का हो गया, अब खा पे आते हैं। खा में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, पहला खा है कि निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो भैया ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 2 अर्थ, यहां पे गलत ये लिखा है, 2 नंबर का होगा, ध्यान देना। किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं ना, 2 अर्थ, तो 2 नंबर का होगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के, तो आपके सामने 4 होंगे, अनेकार्थी जो याद हो वही होता है, और ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो समानार्थी मतलब यहां पे पर्यायवाची नहीं कह रहा, अनेकार्थी। ठीक, अनेकार्थी जिसके मतलब एक शब्द के 2 अनेक अर्थ हों, वो बात कर रहा है। जैसे भैया यहां 4 है, एक का करना है, हम सबके कर दे रहे हैं। जैसे अमृत है, तो अमृत का भैया अनेकार्थी क्या होगा, एक तो मधु हो जाएगा, शहद। जल को भी भैया अमृत ही कहा जाता है, दूध को भी अमृत ही कहा जाता है। ठीक, ये सबके सब क्या है, अमृत ही। ठीक है, मतलब ये अमृत के अनेकार्थी हो गए। वर है, वर का मतलब होता है एक तो भैया दूल्हा, एक दूल्हा हो जाता है, और दूसरा वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक, एक वर का मतलब श्रेष्ठ हो जाता है, याद रखना। ठीक, अब उसके अलावा
आगे देखिए, इसके दो ही हैं तो दो ही याद हैं तो लिख दिए हैं। पयोधर, पयोधर के अनेकार्थी क्या हो जाएगा भैया? पयोधर का मतलब जैसे होता है, एक तो बादल हो जाता है, ठीक, बादल हो जाता है। एक होता है भैया जैसे दिमाग में नहीं आ रहा है, तालाब, तालाब होता है। तालाब के अलावा पर्वत भी होता है, ये सब पयोधर के हैं, ठीक है, पयोधर। नेक्स्ट है काल। काल का मतलब देखिए, एक तो समय होता है काल के मतलब, और दूसरा होता है भैया काल का मतलब होता है मृत्यु, मौत, ठीक है। और एक काल का मतलब यमराज, अब कहेंगे मौत यानी यमराज ही है, ठीक है। तो काल के अनेकार्थी हो गए। तो आपको किसी एक के दो अर्थ लिखना है, जैसे इसका वर्ग लिख दिया, दूल्हा श्रेष्ठ लिख दिया किसी एक का, या फिर पयोधर लिख दिया, बादल तालाब लिख दिया, बहुत है, या फिर काल का समय या मृत्यु दो। तो हम तीन तीन बता दिए, ताकि अगर याद भी, भाई कभी कभार दिमाग से चीजें निकल भी जाए तो दो तो याद रहे, ठीक। तो इसको तो स्क्रीनशॉट करना बनता है, कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए अब चलते हैं भैया हम आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा बबुआ, वो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश वाला होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। तो एक एक दिन दो होंगे तो एक एक नंबर का हो जाएगा। जिसका नाश कभी नहीं होता उसको क्या कहते हैं? जिसका नाश ना हो। विकल्प है अस्थाई, अविनाशी, अनश्वर, चिरंजीवी। तो भैया जिसका नाश ना किया जा सके वो अविनाशी है, जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी, ठीक है। दूसरा कह रहा है जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, यानी अपना पूरा जीवन ही खत्म कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो, उसे देशभक्त कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो देश प्रेम की भावना रखता है उसको देशभक्त कहते हैं। त्यागी यानी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो वो त्यागी होगा। राष्ट्रपुत्र यानी राष्ट्र का जो पुत्र है राष्ट्रपुत्र, शहीद कहलाएगा भैया। जो बलिदान करने की बात कर रहा है, नहीं, जिसने अपना बलिदान ही कर दिया हो तो शहीद हो जाता है वो, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए हो गया ना भैया? आगे चलते हैं बुआ, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये होगा शुद्धिकरण, मतलब शुद्धिकरण वाला, ठीक है। 2 नंबर का होगा। किसी दो निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करना होगा। कितने? दो, यहां पे एक नहीं दो करना होगा, ठीक है। तो दो को शुद्ध करना है। तो पहला है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो भैया इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए गलत है तो इसका हो जाएगा मैं आपके, भैया गलती कहां है इसमें? ये हो जाता है उज्जवल का सही रूप, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, भविष्य की कामना करता हूं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कामना करता हूं ये सही होगा, ठीक, ना कि ये वाला। मीराबाई कृष्णा भक्त यानी कृष्ण भक्त कवि हैं। तो भैया ये तो गलत है, यहां पर गलती है। तो लिखेंगे कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं, कवित्री हैं, ठीक है। अब एक चीज ये बताना, ये कवित्री सही है कि गलत है? अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। कवित्री, क्योंकि यहां पर भी कभी कभार ऐसे देगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो सही है भैया, इसमें अब सोच में मत पड़ना। अगला कह रहा है कि प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए। भैया देखिए क्षमा देना मतलब क्षमा करना होता है, ना कि क्षमा मांगना होता है। यहां पे माफी मांगना होगा। तो लिखेंगे क्या चीज कि प्रतिमा को माफी मांगना चाहिए, मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए होता है, मांगना चाहिए नहीं, या क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसा भी होगा तब भी ठीक रहेगा, लेकिन बट शुद्ध यही होता है, ठीक है। या क्षमा मांगनी, यहां मांगना नहीं, मांगनी ही रहेगा, याद रखना, ठीक। इसको भी नहीं बदलेंगे, तब भी यहां मांगनी लगा देंगे तब भी सही। हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। भैया या पे यही लिख दो या फिर यही, तो ये चीज नहीं रहेगा। तो हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, हमें सदैव क्या करना चाहिए भैया? हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, ठीक। आई बात समझ में? तो ये तो आपको भैया शुद्ध करना होगा, विभक्ति वचन वगैरह कहां पर गलती इसमें, ठीक है। कर्ता क्रिया कर्म वगैरह चलेगा ऐसे, तो याद रखना, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं भैया। जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा ना, जो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा
वो आपका काव्यगत सौंदर्य से रहेगा। रस छंद अलंकार, जैसे 12 के का है, अब बोल देगा भैया कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है 2 नंबर का, ठीक है, मतलब स्थायी भाव लिख के उदाहरण लिख देना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित लिख देना है भैया, ये भी 2 नंबर का। इसी तरह से दोहा अथवा बोल देगा सोठा का मात्रा सहित आपको पूरा लिखना है, ठीक। 2 तो 2 2 4 2 6 नंबर। और रस छंद अलंकार वाला तो हम बार बार आपसे यही बोलते चले आए हैं भैया, हमने अच्छे से समझाया है एक ही वीडियो में। अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस पर प्यार दिखाया है 1-2 महीने में ही, तो आप भी जरूर जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ टाइम, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना, वो कितने नंबर का होगा भैया? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6। तो यहां पर जैसे देगा कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखिए टॉपिक यहां थोड़ा चेंज है, नहीं तो ज्यादातर तो एक तो क्या करता है, बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु बोलेगा कि आपको कोई व्यवसाय करना है, एक कर्जा चाहिए, या फिर कहेगा लिपिक पद हेतु, या फिर मोहल्ले की सफाई। बट कभी कभार हो जाता है, बट डोंट वरी, अथवा में रहेगा तो भैया आसान ही रहता है। अथवा में क्या दिया है कि किसी बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु, आ गया ना, व्यवसाय क्या है, पुस्तक की दुकान खोलना है, तो इसके लिए ऋण प्राप्ति का एक आवेदन पत्र लिखना है। तो भैया ये भी बच्चों अगर आप ध्यान देना, पत्र लेखन वाला भी हम वीडियो की जो लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 3 पत्र लेखन, तीनों एक ही में बताया है, देख लेना, देख जरूर लेना। ऐसे नहीं हम बार बार बोलते हैं, आप लोग देखते नहीं हो, चेक ही नहीं करते हो, तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि 6 नंबर का है और रस छंद अलंकार वाला भी 6 नंबर ही है, ठीक। अब उसके बाद जो आपका निबंध होगा क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा वो भैया 9 नंबर का होगा। किस तरह से बोल देगा, किसी एक विषय पर 4 से 5 आपको दिए जाएंगे टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, या फिर शिक्षा का जो यहाँ गिरता लिखा है लेकिन गिरता स्तर, या फिर कह रहा है इंटरनेट लाभ और हानियां, या भारतीय किसान एवं विज्ञान। तो किसी एक टॉपिक पर निबंध आपको लिखना होगा अपने भाषा शैली में, यानी अपने शब्दों से, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपका ये पूरा का पूरा हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जल्द से अपने इस परिवार को, इस अपने प्यारे से यूट्यूब फैमिली को 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।